हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 23 है। 18/12/2020 की वर्कशीट है, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5, जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद के विद्रोह के बारे में। कंपनी का पलटवार। आपने पिछली जो वर्कशीट है उसमें पढ़ा था कि किस तरह से सभी ने मिलकर बहादुर शाह जफ़र, जो आखिरी मुग़ल शासक थे या आखिरी जो वंशज थे मुग़लों के, उनको अपना एक तरह से कहते हैं नेता घोषित कर दिया। और उसके बाद उनकी निरीक्षण में उन्हीं के अंदर वो एक वो विद्रोह मतलब उभर कर आया, जिसमें सारे ही, चाहे नवाब हो चाहे राजा हो, सभी के सभी विद्रोह में शामिल हुए और उन्होंने विद्रोह को पूरी की पूरी ताकत से लड़ा। विद्रोह की उथल पुथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं हारी। ये अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी बात है कि इतनी उथल पुथल हो गई थी पूरे भारत में 1857 की क्रांति में, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं मानी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे अगर इस विद्रोह को कुचला नहीं गया तो उनके हाथ से भारत निकल जाएगा, और भारत का निकल जाने का मतलब है, भारत की आज़ादी का मतलब है उनको आर्थिक तौर से बहुत ज़्यादा नुकसान होना। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। अब उन्होंने क्या करा, इधर के फौजियों पर पूरा भरोसा ना रखते हुए अपने इंग्लैंड से फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सज़ा देने के लिए नए कानून बनाए गए कि उनकी पहले क्या होता था, जो भी कोई गिरफ्तार होता था उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी, फिर उसके खिलाफ कोर्ट केस होता था। अब उन्होंने क्या जल्दी सज़ा का प्रावधान बनाया और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। इस सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अब क्या हुआ था, उन्होंने जितना तेज़ी से विद्रोह उभरा था उतनी तेज़ी से कुचलता जा रहा था। अब उन्होंने क्या करा, 1857 सितंबर में दोबारा दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अंतिम मुगल शासक, जो मुगलों के शासक थे, बादशाह बहादुर शाह जफ़र का पर मुकदमा चलाया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। और क्या हुआ, उनके तो आजीवन कारावास दे दिया गया, क्योंकि वो नेता घोषित किए गए थे 1857 की क्रांति के। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया, जिससे कहा जाता था कि कोई वापस नहीं आता जिंदा। 1862 में यही उनकी मृत्यु हो गई। बात वही हुई कि जहाँ से कोई वापस नहीं आता, तो 1862 में उन्होंने वहीं पे अपना दम तोड़ दिया और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उनके कोई भी वंशज आज तक कहीं देखने में नहीं आए। आगे पढ़ते हैं। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश क्या हुआ, ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। जैसे लक्ष्मीबाई के साथ हुआ वैसे अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों एवं किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध क्या होता था, छुप कर युद्ध करना, कि जब कंपनी के कोई टुकड़े आ जाए तो उस पर एकदम धावा बोल देना और उन्हें मार देना, तो इसे छापा मार युद्ध कहते हैं। छापा मार युद्ध करने लगे थे आदिवासी और किसानों की सहायता से तात्या तोपे। 1859 में पकड़ लिया गया उनको और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। अब उन्हें लगा था अब कभी भी हम अंग्रेज़ों के गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सकते। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों के साथ छोड़ दिया। अब सबको ये लगने लगे विद्रोहियों का साथ देकर मृत्यु पाने से तो अच्छा है कि हम उनका साथ छोड़ दें। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों को के इनामों का ऐलान कर दिया। भूस्वामी जो थे उनको इनाम देने लग गए, ताकि उनका जो विश्वास है वो दोबारा से अंग्रेज़ों पे बने। आगे है विद्रोह के बाद के साल। अब विद्रोह जब 1857 में, उसके बाद के सालों में क्या हुआ उसमें है, अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर पूरा नियंत्रण दोबारा पा लिया था। मतलब 1857 से लेकर 1859 तक उन्होंने पूरा का पूरा भारत दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे, क्योंकि उनकी नीतियाँ विफल हो चुकी थी। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित थे। अब अपने जो शासन काल में उन्होंने जो अहम बदलाव करे 1857 के बाद, वो क्या थे, ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। अब जो साम्राज्य थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इंग्लैंड के,
वो किसके हाथ में चले गए? ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि रानी के हाथ में चले गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जिसे हम गवर्नर के तौर पे भी कहा जाता है। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जैसे इंडिया काउंसलिंग, जो इंडिया काउंसिल कहा जाता था। इंडिया काउंसिल एक तरह से अगर हम आज के टाइम पे देखें तो पीएम है, पीएम को पूरी उनकी सलाह देने के लिए कैबिनेट होती है, जो अपना क्या करती है, फैसले भी देती है, राय भी देती है, सब बताती है। तो कैबिनेट का जो यहाँ पे रोल है आज के टाइम पे, वो कौन करती थी? इंडिया काउंसिल। और जो प्रमुख फैसले लेने का जो काम आज के टाइम पे कर रहे हैं वो है पीएम। तो कुछ उनसे हमने सीखा भी है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, और उन्हें पूरा विश्वास दिया गया कि उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगी सरकार। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। अब इस विद्रोह का सबसे अच्छी बात क्या हुई? जहाँ लक्ष्मीबाई ने और भी लोगों ने अपने दत्तक पुत्रों को संपत्ति और वंशज मानने के लिए बोला था, तब तो उन्होंने मना कर दिया। पर 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने दत्तक पुत्रों को ही वंशज मानने के लिए हामी भर दी। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करेंगे, यानी कि जो मेन उनका ऑनर है उस पूरे राज्य का, कौन होगा? ब्रिटेन की महारानी। इस तरह भारतीय शासक को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन चलाने के लिए छूट दे दी गई कि आप अपना दत्तक पुत्र को राजा घोषित करिए, पर जो उस राज्य का शासन होगा वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहेगा। आगे है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया। पहले क्या था? 1857 से पहले अनुपात था भारतीय सिपाहियों का ज़्यादा और यूरोपीय सिपाहियों का कम। अब क्या हो गया? भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत से सिपाहियों की को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, मतलब कि जहाँ से सबसे ज़्यादा फैला था ये विद्रोह, उधर के सैनिकों की कम भर्ती होती थी। अब क्या हो गया? गोरखा यानी कि नॉर्थ ईस्ट, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाने लगे। मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। अब मुसलमानों पे थोड़ा कंट्रोल रखने लगे, उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। यही था फूट डालो और नीति करो का शासन उन्होंने चलाने की, कि मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन हड़पने लगे और उनके प्रति लोगों के मन में संदेह और शत्रुता का भाव डालने लगे। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। उनको ये लगता था कि ये जो मेन विद्रोह खड़ा हुआ है वो मुसलमानों के द्वारा खड़ा हुआ है। इसका कारण क्या था? बहादुर शाह जफर को नेता चुनना, क्योंकि बहादुर शाह जफर की कोई गलती नहीं थी। उन्हें तो एक तरह से दूसरों की इच्छाओं का सम्मान किया था, पर इधर उल्टा उनके ऊपर क्या हुआ? मुसलमानों को संदेह की नज़रों से देखा जाने लग गया। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। यहाँ पे ये बात अच्छी हुई कि उन्होंने लोगों के धर्म और उनके जो रीति रिवाज है उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व यानी कि परमानेंट रखने के लिए नीतियाँ बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ, जहाँ पे लोग उनको भी, अंग्रेज़ों को भी लगा कि अब हमें थोड़ी सी नरमी बरतनी पड़ेगी और भारत को सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। यहाँ पे ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। क्वेश्चन आंसर्स क्या है? पहला जो क्वेश्चन है आपका है, अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद विद्रोह को चलने के लिए क्या क्या किया? विद्रोह को चलने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, जिसमें सबसे पहले क्या था? अपना जो कानून थे उन्होंने बदल दिए, ठीक है, और सीधा मुकदमा चलाया जाने लग गया। जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हुआ कि उन्होंने मृत्यु दंड देना शुरू कर दिया था लोगों, ठीक है। तो आंसर नंबर यहाँ पे आता है आपका कि विद्रोही ताकतों को लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी, बहुत सारे विद्रोहियों ने साथ छोड़ दिया था। अंग्रेज़ों ने वफादार भूस्वामियों को इनाम देना शुरू कर दिया था और सीधे के सीधे ही मुकदमा चलाना शुरू कर दिया था। तो ये आपका आंसर नंबर 1 होता है, ठीक है।
और उन पर जैसे मुकदमा सीधा चला के दंड देने की प्रावधान उन्होंने जो मतलब यहाँ पे दंड देना होता ना, सीधा मृत्यु दंड उन्हें दिया गया। तो ये प्रावधान भी इसी के साथ शुरू हुआ था। इसमें अगर हम और भी ऐड करना चाहें तो हम इन वाले पॉइंट से ले सकते हैं जिनमें उन्होंने नीतियाँ बदली थी। अब आगे आता है सेकंड क्वेश्चन, आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, स्वयं सोचकर लिखिए। इसमें क्यों असफल हुआ, क्योंकि इसमें मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पर आपसी संचार माध्यम ना होने पे, एक दूसरे पे विश्वास ना होने और वहाँ पे भी गद्दारी निकल जाने के कारण ये विद्रोह असफल रहा था। ठीक है, जिसका अगर हम देखें तो यहाँ पे देखने में आ रहा है कि हमारे जो विद्रोही थे इनका धीरे धीरे करके एक एक करके कुचल दिया गया था। हर किसी की पे मुकदमा, किसी पे मुकदमा चलाया गया, किसी को मार दिया गया, कहीं पे ये विद्रोह कुचला गया, जेल दे दी गई। तो यहाँ पे सबसे बड़े कारण थे कि इस विद्रोह को कुचलने के लिए और इस विद्रोह के सफल होने के सबसे बड़े कारण यही थे कि एक सोची समझी प्रणाली में ये काम नहीं किया गया था, अचानक लिया हुआ कदम था। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ था। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आता है थर्ड, इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। ये आपका आंसर नंबर थर्ड है पूरा। यहाँ पे आप देखेंगे तो हर किसी के बारे में बताया गया कि किसके साथ क्या करा अंग्रेज़ों ने और कैसे उनको उनको पकड़ा गया, मारा गया, कैसे गया। तो यहाँ पे तात्या तोपे के बारे में लिखा गया है, आखिरी थे। ठीक है, और बाकी सब के बारे में यहाँ पे जैसे जीनत महल, बहादुर शाह जफ़र हो गए, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई हो गई और अवंती हो गई, तो इनके बारे में भी लिखा गया। यहाँ पे आपका आंसर नंबर 3 मिल जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेज़ों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव करे। ये रहा आपका फोर्थ का आंसर। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपका फोर्थ का आंसर आता है। ये सारे ही बदलाव हैं जो आते हैं आंसर नंबर फोर्थ में। ये आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं और अगर पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए बदलावों के क्या कारण थे। जो सबसे बड़ा कारण था जो बदलाव लाने का, वो ये था कि नीतियों को इस तरह बनाया गया कि सारे के सारे कि जिस तरह से भारत में एक चिंगारी उभरी थी स्वतंत्रता के लिए, उन वो दोबारा ना उभरे। सभी को एक तरह से ऐसे लेके चलना कि सभी इस गुलामी को स्वीकार करें और उसके अधीन रहने में खुश रहें। तो इस तरह से उन्होंने नीतियाँ बनाई जिनसे ज़्यादातर फ़ायदा अंग्रेज़ों को हो, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति उभर के ना आए। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो मुसलमानों की जब्त करनी गई, उनको एक सूत्र देखा गया, तो एक जगह पे उन्होंने नरमता नहीं बरती और यहाँ पे जैसे होता है आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बात कही गई और दत्तक पुत्रों को क्या करा, स्वीकार कर लिया गया कि अब उनको छूट दे दी गई कि हाँ आप उनको राजा घोषित कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, रानी को उनका मतलब एक तरह से स्वामित्व दे दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा जो राज्य है वो जो इंग्लैंड की महारानी है वो करेंगी। तो इस तरह से नीतियाँ बनाई गई कि जिससे पूरा कंट्रोल भारत का अंग्रेज़ों के हाथ में रहे, रानी के हाथ में रहे और इस कंट्रोल से भारत खुश भी रहे। ठीक है, यानी कि गुलामी को खुशी खुशी अपनाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, भूस्वामी जिम्मे जो और जमींदार हैं उन उनकी रक्षा करनी शुरू कर दी। उनको अच्छी जैसे कहते हैं नीतियों में लाया गया। ठीक है, उनके ज़मीनों के अधिकार बढ़ा दिए गए, रीति रिवाजों को भी उन्होंने सम्मान देना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी थी जो उन्होंने धीरे धीरे बदलाव करी ताकि जो उनको जिन पे उन्हें शासन करना है वो खुशी से अपने ऊपर उन्हें शासन करने की मतलब इजाज़त दे लें और उसके अलावा उन्हें कोई कुछ ना कहे कि हाँ ठीक है आप हम खुश हैं आपके अधीन काम करने पर और आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको कंप्लीट करने के बाद रिवर्ट बैक करिए।